कहता है कि पत्थर की मूर्ति वरण्य क्यों है? वो इसलिए नहीं है कि वो देव के रूप में बदल गई, इसलिए क्योंकि उसने अपने चोट खाने को सहा है, वेदना को सहा है। हम अगर अभी से कहेंगे कि हम अपने काम के बदले सम्मान चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि एक तो ये हो जाएगा कि हम काम की सीमा समझ गए हैं कि अब परिधि हमारी छोटी हो गई, और दूसरी हम आगे बढ़ने की भूख हमारी शायद खत्म अब होने लगी है। ये भी इस देश में एक गफलत फैलाई जा रही है कि शिक्षा कैरियर है। नहीं नहीं, शिक्षा सांस है, ऑक्सीजन है, आपको लेना ही चाहिए, चाहे आपका कोई कैरियर नहीं हो। हाँ, तो राजनीति तो कोई कैरियर है नहीं, राजनीति तो एक अवसर है। इस मुल्क में आपसे समाज सेवा एक अवसर है। और जब मेरी पहली किताब आई तो मेरे पिता ने एक ऐसा काम किया जिसने मेरे जीवन को, वो जो बदलने वाली बात आपने कही, मेरे पिता ने मुझे साहित्य अकेडमी मिलने के बाद वीआरएस ले लिया। मेरे सबसे बड़े आलोचक मेरे पिता, और मुझे चिंता भी, मैं अक्सर लिखता भी हूँ कि जो बेटा अपने बाप से नहीं लड़ा उसको इससे बड़ा अखाड़ा दुनिया में नहीं मिल सकता। क्या बात। आपने जब ये निर्णय लिया कि अब आपकी आजीविका आपके लेखन और साहित्य से चलेगी, बहुत कठिन फैसला था। आपने जब ये तय किया, और जितना घर के परिवेश ने और आपकी अपनी ताकत ने आपको इसके लिए तैयार किया कि जो मन कहेगा, अंदर से आवाज़ आएगी वो करूँगा। इसके बीच में एक इस देश का नौजवान सबसे कंफ्यूज नौजवान होता है, वो मध्यम वर्गीय, चाहे मैं आपकी बात करूं या अपनी बात करूं, हमारे ऊपर एक परचम रहता है जिसको हम नैतिकता बोलते हैं। छोटी बहन की शादी, जिसको 3 इडियट में बड़े मनोरंजक तरीके से दिखाया गया, लेकिन वो है उतना ही तकलीफदेह। हम अपने सपनों को बेचते हैं, नीलाम करते हैं। ऐसे में उन यंगस्टर से आप शायद ये कहना तो ज़रूर चाहेंगे कि लड़िए, मैदान मत छोड़िए। सर, किसी भी पीढ़ी को कोई मखमली राह नहीं मिली है। अगर हम ये सोचते हैं कि हम 21वीं सदी में हैं तो थोड़ा मलमल भला रास्ता मिलेगा, ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को अपने रास्ते का कांटा चुनना पड़ेगा और अपने समय के मुठभेड़ के औजार खुद बनाने होंगे। सृजन के औजार और लड़ाई के हथियार, वो दोनों आपको उपजाने होंगे। तो मैं अक्सर देखता हूँ मोटिवेशनल स्पीकर्स को जब बोलते हुए, तो मुझे मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरत मोटिवेशनल स्पीकर को मोटिवेशन की है। सही बात। मतलब मोटिवेशन इस देश में नशा हो गया है। नशा हो गया। आप जरा सा चिंता कर रहे हैं मुझे कुछ करना चाहिए, कोई आके आपको मोटिवेट कर देगा फट से। अब आप भूल गए सब कुछ, अब मोबाइल चला रहे हैं। तो युवाओं को मैं कहता हूँ कि अंदर से जो आवाज़ आ रही है ये भी ठीक है, बाहर से जो आवाज़ आ रही है ये भी ठीक है। आप परिस्थितियों को देखने की दृष्टि विकसित करिए, ये बहुत जरूरी है। कोई दुनिया का मोटिवेशनल क्लास आपको प्रेरित नहीं कर सकता। जब गांधी, नेहरू, पटेल, विवेकानंद, सहजानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, जब इनकी कहानियां हमें प्रेरित नहीं कर रही हैं, तो मंच पर उछल उछल के हाथ गोड़ फेंक के एक आदमी जो आपको अमेरिका के एक बिजनेसमैन की कहानी और इंग्लैंड के एक बिजनेसमैन की कहानी और स्टीव जॉब्स की कहानी सुना के कितना प्रेरित कर लेगा? आपको प्रेरित करेगा जब आप भारत के किसी गांव में रहने वाले हैं, वहां पर कतार में किरासन तेल लेने के लिए एक बुढ़िया को जर्किन लेके खड़ा देखिएगा। अगर वो दृश्य आपको प्रेरित नहीं कर रहा है कुछ करने के लिए, तो फिर आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जाके उसकी जेब भर रहे हैं, आप में कुछ नहीं भर रहा, आप खाली हुए जा रहे हैं। तो आप दिलचस्पी, आज का युवा अपने आसपास के सामाजिक परिवर्तन और राजनीतिक परिवर्तनों में दिलचस्पी रखे। ये वोट देने का मसला नहीं है, ये किसी पार्टी के पक्ष में खड़ा होने का मसला नहीं है। मैं एक लेखक हूँ, मुझसे कहा जाता है सोशल मीडिया पे, पॉलिटिक्स पे क्यों बोलते हो, तुम लेखक हो। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं लेखक हूँ तो मुझे जिंदा होने का प्रमाण देने के लिए पॉलिटिक्स पे बोलना चाहिए। मैं इस देश के हर एक युवा से कहता हूँ, कुछ करो, पॉलिटिक्स को वाकोवर मत दो। बहुत बढ़िया, ये सुनिए साहब, इसको बहुत, इस पर बात करो। ये वोट देने का मसला ही नहीं है। राजनीतिक पार्टी का लठैत मत बनो। झंडा, और इस उम्र में विचारधारा से बचो, विचार विकसित करो। ये जो पटका आपके इस पर बंधा है, ये किसी आंदोलन का प्रतीक है, किसी कमिटमेंट का प्रतीक है? क्योंकि मैं जानता हूं कि वाद आद से आपका लेना नहीं, और आपने बहुत खूबसूरती से इस सवाल का जवाब आपने पहले ही दे दिया कि आप तमाम विचारधाराओं के समुद्र में खूब गहरे डूबे हैं और जैसे तैसे जान बचा के किनारे लगे। तो बहुत खूबसूरत उत्तर मुझे मिल चुका है, लेकिन इस पटके की कहानी जरूर जानना। ये दिल्ली में एक छोटी सी घटना हुई थी कि मैं एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जा रहा था। मैंने इसी तरह से गमछा लगाया था
वाइट कलर का था, वो सूती का, जो 40 रुपये का जो सड़क पे गमछा मिलता वही गमछा था, वो कलरफुल नहीं था। मुझे मैनेजर ने कहा कि आप इसको उतार के अंदर चले जाइए। आप मानिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैंने छुआछूत पर क्या नहीं पढ़ा, लेकिन उस पढ़ाई में छुआछूत क्या होता है, चाहे वो छुआछूत जातिगत हो या और भी धार्मिक हो, लेकिन उस वक्त एहसास क्या होता है, मुझे एक क्षण में पूरे बॉडी में मुझे पता चल गया कि अगर छुआछूत ये है तो जातीय और धार्मिक छुआछूत कैसा लगता होगा। ये एहसास मुझे पहली बार हुआ। फिर एक बार लगा कि ये छोटी घटना है, मुझे लगा नहीं 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 नहीं, छोटी घटना तो है, लेकिन ये मामूली आदमी के साथ हुई है, और इस मुल्क में आदमी तो मामूली की ही भीड़ है, इस लड़ाई को लड़ना चाहिए। मैं उससे गेट पे लड़ा, और गेट पे लड़ने के बाद फिर और लोग जुट गए, और फिर मैं अंदर गया, मैंने खाना खाया, तो लगा होटल वाले को कि ईगो सेटिस्फाइड, क्योंकि वो हाथ जोड़ा, माफ़ी। फिर मैं बाहर निकलने बाद बोला, देखो भाई, मैं बड़ा आदमी अगर होता, मेरी कोई पहचान होती दिल्ली में, तो मैं सेटिस्फाइड हो जाता, मेरा ईगो, लेकिन मैं हूँ मामूली आदमी। कितने मामूली आदमी को तुम सेटिस्फाइड करोगे? एक से तो होगा नहीं, यहाँ तो आहत मामूली आदमी हुआ है, तो मैं तुम्हारा इलाज करूँगा। और मैं उसी रात सोशल मीडिया पे इस बात को रखा। एक स्वतःस्फूर्त आंदोलन चला, उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि MP, छत्तीसगढ़ के लड़के लाखों ट्वीट हुए गमछा को लेकर, और बिहार में तो सड़क पे लोग गमछा लहराए, और उस रेस्टोरेंट को झुकना पड़ा, और उसने फिर गमछा डाल के सर्व किया अपने स्टाफ के साथ अपने रेस्टोरेंट में। और उस दिन से मुझे लगा कि नहीं, मुझे इस भदेश का महोत्सव मनाना चाहिए अब। और तब से मैं सायास, मैं सही बोलता हूँ, कई लोग मुझे मेरी आलोचना भी करते हैं कि ये जीन्स या रिबॉक का, नाइकी का जूता पहन के, है ना, और पेपे का शर्ट पहन के, और ये स्टोल डाल के महंगा ये बोलता है गांव की बात। क्यों? तो गांव दरिद्रता का प्रतीक थोड़ी है। मैं इसलिए कहता हूँ, मैं सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। ये जब आपका पहला उपन्यास आया, सृजन की एक अद्भुत पीड़ा होती है, और जब वो संपूर्णता तक पहुंचती है तो एक अद्भुत ही दृष्टि मिलती है। उस पर भी साहित्य अकादमी अवार्ड, फिर यार जादूगर, बड़ा चर्चित, बड़ा ही मन को छू लेने वाला। इस पूरी जर्नी में एक तरफ हम देख रहे हैं कि साहित्य का संसार, मैं नहीं कहूँगा सिमट रहा है, लेकिन वो बड़ा मोनोटोनस होता हुआ प्रतीत हो रहा है, एक जैसा हो रहा है। लिखा जा रहा है जिस एक विषय पर, जैसा आपने कहा कि एक तरफ वो उपकाई पैदा करने वाले मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, दूसरी तरफ पौराणिक संदर्भों पर कुछ आधुनिक तरीके से लिखने वाले लेखक हैं जिनको पढ़कर कोई आनंद नहीं आता, कोई स्फुरण नहीं होता। इसके बीच में जब आपने लिखना शुरू किया तो आपको विषय चुनने में कठिनाई नहीं हुई? एक चुनौती तो शुरुआत में थी। अगर सर आप हिंदी, चूँकि मुझे नहीं लगता हिंदी के लेखक जो नई पीढ़ी के हैं, पता नहीं वो इन सब पर बात क्यों नहीं करते हैं। अब जैसे कि पहले तो प्रेमचंद के बाद क्या हुआ ना, प्रेमचंद के पहले तो जासूसी उपन्यास, चंद्रकांता संतति जैसे उपन्यासों का दौर रहा हिंदी में। प्रेमचंद के बाद मध्यम वर्गीय चेतना साहित्य में आ गई, और जो भारत बहुसंख्यक भारत था, बहुसंख्यकों का जो ग्रामीण भारत था, वो छूटने लगा था। तो वही प्रभाव जो है, फिर जब मिडिल क्लास उभर के आया साहित्य में, तो वो एकाकी जीवन को देखने लगा, प्रेम की कहानियाँ बोलने लगा, अर्बन कहानियाँ आने लगी, जिसमें मुक्ति बोध, अज्ञे जैसे लोग, अब शेखर एक जीवनी जो लेके आप आ रहे हैं, वो जो कहानियाँ, रेणु जब आए बीच में, तो वो लगा कि फिर से एक बार ग्रामीण भारत निकल के आ रहा है। बाद में फिर अमरकांत है, काशीनाथ सिंह जी हैं। तो मुझे लगा कि ये जो धारा सिरा है, यही पकड़ के चलना चाहिए। तो मुझे वो परंपरा में ही वो रास्ता मिल गया था। वो पगडंडी अभी भी थी, उस पर घासें उगाई थी, क्योंकि बहुत दिन से उस पर चलना कोई नहीं चाह रहा था कि पता नहीं संकरा रास्ता है, कांटे होंगे, क्या होगा, सांप होगा, बिच्छू होगा। और उधर एक बना हुआ पीसी से ढला हुआ एक ढलाई का रास्ता था मध्यम वर्गीय, जहाँ अर्बन स्टोरीज थी, जहाँ पर शहरों, छोटे छोटे शहरों की कहानियाँ थीं, जहाँ निर्मल वर्मा लिख रहे थे। निर्मल वर्मा वाइन पी रहे हैं अपनी कहानियों में, वो आपको यूरोप की कहानियाँ सुना रहे हैं, वो लैम्प पोस्ट के नीचे की का रोमांच सुना रहे थे वहाँ पे, है ना, बड़े लेखक के रूप में उभरे। उस बीच में मुझे लगा कि जब मैं अभी आया हूँ 21वीं सदी में, तो वो तो पूरा झाड़ जंगाल वहाँ पर उगा हुआ है उस पगडंडियों पर, उसको काटा जाए। काट के अगर एक रास्ता दिखाऊंगा तो लोग आने लगेंगे। तो मेरे इसलिए विषय जो मेरे निकले वो उसी पगडंडी से हैं। तो डार्क हॉर्स में मैंने ग्रामीण भारत के उन लड़के लड़कियों की कहानी लिखी जो बड़ा सपना लेके महानगर आए हैं। तो उनका एक सांस्कृतिक लड़ाई भी उनकी चल रही है परीक्षा में नौकरी के लिए लड़ते वक्त। वो दूसरी अवघड़ जब मैंने लिखा
तो वो भारतीय 21वीं सदी का जो भारतीय गांव है पूरी तरह से वहाँ पर प्रतिबिंबित होता है। और जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं एक गांव की राजनीति और सामाजिक जीवन के, वो वहाँ पे आता है, प्रतिबिंबित होता है। यार जादूगर मुझे लगा तीसरी कहानी तो पृष्ठभूमि तो गांव की है, लेकिन वहाँ पर मुझे लगा कि थोड़ा लेखक के रूप में खुद को और आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने जीवन और मृत्यु की जटिलताओं, क्योंकि कोरोना का समय था, मृत्यु भयभीत कर रही थी, तो मृत्यु भी अनिवार्य तो है, लेकिन मृत्यु उसी तरह से है जैसे कि एक 9 दिन के दुर्गा पूजा के बाद आप 10वीं के विसर्जन में अबीर लगा के नाचते हैं। तो जीवन 9 दिनों का 9 दुर्गा है का पूजन है, उसको आप विसर्जन के वक्त अबीर लगा के झूमने की जो बात है, तो वो जो डर था मृत्यु का, वहाँ से मुझे ये जीवन मृत्यु के बीच की जटिलताओं पर, इसके लिए पढ़ना भी उसी तरह से पढ़ा, हालांकि पृष्ठभूमि तो थी यूपीएससी की तैयारी की, तो विविध विषय मुझे इस तरह से मिलते हैं। कंक्लूड करूँगा, जो यात्रा आपने अब तक की है वो इतनी समृद्ध है, ईश्वर करे और समृद्ध होती हुई वो आगे बढ़ती चली जाए, क्योंकि आपके भीतर मुझे लगता है कि एक बड़ा शेर है, अच्छा शेर है, मुझे बड़ा पसंद है कि मोहब्बत के लिए कुछ ख़ास दिल मखसूस होते हैं, ये वो नगमा है जो हर सांस पर गाया नहीं जाता। तो कुछ ख़ास करने के लिए कुछ ख़ास व्यक्तित्व, पर्सनैलिटीज़ मखसूस होती हैं। इट वॉज ऑल डिज़ाइन बाय, हाँ वो नेमत है, नेमत होती है। ये जो लड़ाई आपने लड़ी और देश के एस्पिरेंट्स जो हैं अखिल भारतीय सेवा की और सीसेट की जो लड़ाई आपने लड़ी, इसके बारे में भी संक्षेप में हमें बताइए कि बहुत बड़ी आपने ये एक दौलत दी है युवाओं। सीसेट की लड़ाई निश्चित रूप से सीसेट आने के बाद ग्रामीण भारत का प्रतिनिधित्व खत्म हो गया था यूपीएससी से। 1000 के रिजल्ट में 10 लोग हिंदी मीडियम के आ रहे थे, और जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं, जो तमिल, तेलुगु, जिससे अब यूपीएससी दे सकते हैं, या अरबी हो या संस्कृत हो, तो उनसे भी तो एक इक्का दुक्का पूरे भारत में हो रहे थे लोग। तो हमें लगा कि हम प्रीलिम्स ही पास नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वो जो उसके पूरे प्रश्न की बनावट थी वो एमबीए या इंजीनियरिंग के लोगों के पक्ष में थी, मैनेजमेंट के लड़कों के पक्ष में थी। हम स्पीड से मात खा जाते थे और पहले ही राउंड में बाहर हो जाते थे। तो सीसेट को लेकर, चुनौती को लेकर एक आंदोलन खड़ा हुआ, और जब आंदोलन में आधे लोग कह रहे थे कि ये नहीं हो सकता परिवर्तित, सड़क का आंदोलन अखिल भारतीय सेवा को नहीं परिवर्तित कर सकता, यूपीएससी से जैसी संस्था को नहीं हिला सकता, लेकिन वो आंदोलन सफल रहा। मैं मुखर्जी नगर में 9 दिन का अनशन पर बैठा, आधी संसद, आधा लोकसभा हम लोग के मंच पर था, एक से एक बार कोई सांसद आए, और मैं इस देश के उस लोकसभा का आभारी हूँ, राज्यसभा का आभारी हूँ। और जो लोग देख रहे होंगे, आपके मध्य प्रदेश के भी अभी वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं कई, जो उस आंदोलन में हमारे मंच पे वहाँ आए थे, मुखर्जी नगर, और भी हर पार्टी के लोग वो सब ने साथ दिया, और उसका परिणाम निकला कि मुझे लगता है कि जो नई सरकार बनी थी 2014 में, उसका जो सबसे बड़ा निर्णय, पहला निर्णय जो था यही था। 2014 में लड़ाई हमने शुरू की, और उसमें लाखों लोग अलग अलग जगह पर शामिल हुए। चूँकि वो किसी संगठन का आंदोलन नहीं था, इसलिए उसको उस वक्त उतनी तवज्जो नहीं मिली। लेकिन जब सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है 2015 में, उसके बाद जब प्रीलिम्स करने लगे हैं अब भारतीय गांव और मानविकी के लड़के, खास करके जो इतिहास पढ़ के आए हैं, दर्शन शास्त्र पढ़ के आए हैं, तो अब लोगों को समझ में आ रहा है कि 2014 के पहले यूपीएससी किस तरह से खेल रही थी, उनके बाबू किस तरह से खेल रहे थे ग्रामीण भारत से। और अब हमारी चुनौती बढ़ ये गई है कि हम अपनी भागीदारी बढ़ाएं। सीसेट क्वालिफाइंग हो गया है, मेंस में अभी भी भाषा को लेकर थोड़ा सा हमें समस्या है कि जो हिंदी में लिख रहे हैं उनके साथ ज़्यादती तो हो ही रही है, क्योंकि एक जो ग्रंथि है साहब वाली, जो ब्लू ब्लड, जिसको आप नील रक्त वाहिनी जो बह रहा है, उसको थोड़ा सा तो लगता ही है कि ग्रामीण भारत की भागीदारी शायद मलमल के रास्तों को थोड़ा गंदा ना कर दे, अगर बहुत ज़्यादा मिट्टी लेकर ये लोग प्रशासन में आ जाएंगे तो मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से आह्वान करूंगा कि आप जिस गांव की समस्या के समाधान के लिए इतना बड़ा तंत्र ढांचा विकसित कर रहे हैं, वहां गांव की भागीदारी होनी चाहिए। और यूपीएससी पास करके अगर हिंदी मीडियम से कोई लड़का आएगा तो उसके ज्ञान का स्तर भाषा के कारण नीचे नहीं होगा, और आपको एक रेडीमेड भारत देखा हुआ व्यक्ति मिल जाएगा, रेडीमेड तैयार प्रशासक मिल जाएगा, जिसको आपको केवल कर्तव्य पूरा करने के लिए अधिकार देने हैं। उसको पता है कि पीडीएस प्रणाली में भी कहाँ लूफॉल है, उसको पता है मनरेगा का घोटाला भी कैसे होता है,
उसको पता है कि ट्रैक्टर से कैसे जेसीबी से पोखरे कोड़ दिए जाते हैं, उसको पता है चावल चीनी का घपला, उसको पता है बिजली बिल का घपला। एक रेडीमेड प्रशासक आपको मिलेगा, ये बात है। बहुत धन्यवाद। और इसी प्रक्रिया के दौरान 4 अटेम्प्ट से 6 अटेम्प्ट की भी एक बड़ी नेमत मिली जो बदस्तूर जारी है। और मुझे लगता है कि ये सायास बांधा गया पटका भदेश भारत का प्रतीक है। धूमिल याद आ जाते हैं, भाषा में भदेश हूँ, इस कदर कायर हूँ कि उत्तर प्रदेश हूँ। बाप रे बाप, जब हम लोग भी ये पढ़ते थे तो ऐसा लगता था कि नसों में कोई लावा खौल उठा कि कोई कवि अपनी पूरी प्रांतीय परंपरा को इस तरह से प्रश्नांकित कर सकता है। लेकिन वो धूमिल थे, वो उनका दौर था। लेकिन 2022 में, 2014 में दौर नौजवान का यही होना चाहिए कि एक पटका बांधिए और ग्रामीण भारत को, कस्बाई भारत को, पूरी दुनिया का भ्रमण कराइए, भारत का भ्रमण कराइए। और याद रखिए नीलोत्पल मृणाल जी को, अब इनका कद अभी भी बहुत ऊंचा है, आगे और ऊंचा होता चला जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पैर ज़मीन पर हैं, आँखों में ये चीज़ पूरी ताकत के साथ समाहित है कि मैं कहाँ हूँ और कैसा हूँ। चले, मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ नीलोत्पल जी, इतना आनंद आया आपसे बात करके। बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात है कि आपने बातें निकलवाई, और मैं बतौर पत्रकार आपका प्रशंसक इसलिए हूँ कि जिस बात के लिए बुलाया आपने उसी पर बात की। अक्सर पता नहीं होता है कि हम बैठे किस लिए हैं और हमारे बात करने का विषय क्या था, लोग भटक जाते हैं। तो इस चलती हुई बदलाव की पछिया में आप बहता हुआ नरम पुरवा हैं पत्रकारिता में, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद। लेकिन आपसे बात करना ये बताता है कि हमारे भारत में कितनी शक्ति है, कितनी ताकत है।